नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और फ्रांस ने परस्पर सैन्य सहयोग की समीक्षा की और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। मेघालय सरकार ने असम सीमा पर हुई हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव इफ्फी रंगारंग समारोह के साथ गोवा में संपन्न। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार का लक्ष्य फिल्म निर्माण के लिए समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। चीन में कोविड पाबंदियों का विरोध कई बड़े शहरों में फैला। सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का सिलसिला जारी रहा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कैमरून और सर्बिया ने 3-3 से ड्रॉ खेलकर अपनी उम्मीद कायम रखी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के साथ नई दिल्ली में चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता में शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय रक्षा और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग सहित विस्तृत विषयों पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने हाल के वर्षों में सैन्य स्तर पर बढ़ते सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं और संयुक्त सैन्य अभ्यास की जटिलताओं को दूर करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने हाल ही में वायुसेना के जोधपुर बेस पर भारत और फ्रांस के बीच आयोजित संयुक्त वायुसैनिक अभ्यास गरुड़ की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। द्विपक्षीय वार्ता में भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि इस पर अगले वर्ष भारत और फ्रांस के तकनीकी समूह बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ और डायरेक्टर सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज कोमोडोर उदय भास्कर ने कहा कि फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु का आईएनएस विक्रांत का दौरा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि फ्रांस भारत के साथ नौसेना सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुआ है वो काफी अहम है, खास द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने में। भारत का आत्मनिर्भरता का जो दायरा है इसमें फ्रांस का एक काफी सकारात्मक भूमिका हो सकता है। नौसेना के संदर्भ में फ्रांस का अलीजे हवाई जहाज जो है भारत ने 1961 में प्राप्त किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में जब शामिल हुआ था। हो सकता है कि आज का जो बैठक और आईएनएस विक्रांत का जो विजिट हुआ था उसके बाद शायद फ्रांस की भागीदारी भारत के नौसेना में और भारी हो सकता है। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र को केंद्र में रखकर सामरिक और रक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर साथ आने के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुस्तरीय सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान ऑस्ट्रा हिंद 22 की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास है। ये 11 दिसंबर तक चलेगा। भारत और मलेशिया का संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 आज से मलेशिया के पुलई क्लांग में शुरू हुआ। ये अभ्यास 12 दिसंबर तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हरिमाऊ शक्ति से भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेघालय सरकार मेघालय असम सीमा के मुकरोह में हुई हिंसा के बाद अब राज्य के संवेदनशील इलाकों में सीमा चौकियां स्थापित करेगी। मुकरोह में 22 नवंबर को हुई हिंसा में 6 लोग मारे गए थे, जिनमें 5 लोग मेघालय से थे। मुकरोह घटना को लेकर मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने आज शिलंग में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि कल राज्य मंत्रिमंडल इन चौकियों की सूची को अंतिम रूप देगा। इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन सीमा चौकियों पर पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन की तैनाती हो और सभी ढांचागत सुविधाएं भी मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने राज्य में दोबारा ऐसी घटनाएं न होने देने और स्थिति तेजी से सामान्य बनाए जाने के लिए सभी दलों से मिलकर काम करने की अपील की।
केरल में विजंगम क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस क्षेत्र में महीनों से जारी बंदरगाह विरोधी आंदोलन बीती रात हिंसक हो गया। राज्य सरकार तटीय क्षेत्र के निवासियों, चर्च के प्रतिनिधियों और जिला कलेक्टर की उपस्थिति में बैठक हुई। बातचीत के बाद राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि विरोध समिति की मुख्य मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका स्वागत है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी आज शाम गोवा में संपन्न हो गया। समापन समारोह पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित थे। समापन समारोह में अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना और खुशबू सुंदर सहित अनेक जानी-मानी फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुईं। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस महोत्सव में कई नई पहल की गई, जिनमें फिल्म निर्माण की नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरणों की प्रदर्शनी के लिए प्रौद्योगिकी पार्क शामिल है। श्री ठाकुर ने कहा कि पहली बार देशभर से 75 युवा फिल्म निर्माताओं का चयन किया गया। इसके लिए स्वाधीनता के 100 वर्ष पर भारत के विचार पर फिल्म बनाने की 53 घंटे की चुनौती प्रस्तुत की गई। श्री ठाकुर ने कहा कि मणिपुरी सिनेमा के 50 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए फिल्मोत्सव में पहली बार मणिपुरी फिल्मों पर विशेष समर्पित खंड दिखाया गया। श्री ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा को मंच उपलब्ध कराने और उस पर बल देने की प्रतिबद्धता के कारण क्षेत्रीय भाषा की फिल्में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में फिल्म निर्माण की समृद्ध पारिस्थितिकी और भविष्य के लिए तैयार उद्योग बनाना है। Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. हम फिल्म जगत के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी वो करेंगे और टेक्नोलॉजी के इस नए अवतार के रूप में हम पुरानी और नई फिल्मों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपने 53rd इफ्फी को सफल बनाया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी को वर्ष के भारतीय फिल्मी व्यक्तित्व का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर श्री चिरंजीवी ने पुरस्कार के लिए बधाई देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सम्मान ही विशेष होते हैं और ये पुरस्कार उनमें से एक है। I wish to thank IFFI and Government of India for giving me this wonderful award, a great honor. My fame, my name, all the invaluable love and affection from my fans and whatnot, everything to the film industry. I always have my gratitude towards my parents who gave birth as Shivashankar Varaprasad and to the film industry which gave me birth as Chiranjeevi. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिन के दौरे पर हरियाणा जाएंगी, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वे कल सुबह कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर पहुंचेंगी। इसके बाद राज्य की प्रदर्शनी देखने जाएंगी। राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लेंगे और हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली, निरोगी हरियाणा योजना सहित हरियाणा की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी। वे 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिरसा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगी और कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से संबंधित विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक किरण गोपाल वास्का के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता विशेषज्ञ से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, आभा कार्ड, पंजीकरण प्रक्रिया, लाभ और डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।
टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। #AskAIR से अपने प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट किया जा सकता है। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। चीन में कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पेइचिंग और शंघाई सहित कई बड़े शहरों में फैल गए हैं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग की शून्य कोविड नीति के खिलाफ कल रात सैकड़ों प्रदर्शनकारी पेइचिंग में एकत्र हुए। शंघाई में सप्ताहांत में दूसरी बार प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और लॉकडाउन समाप्त करने की मांग की। चीन में आज 40,000 से अधिक कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। इस बीच स्टेट काउंसिल ने हाल ही में घोषित शून्य कोविड नीति के 20 बिंदुओं को सही ढंग से लागू नहीं करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को दोषी ठहराया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 211 अंक की वृद्धि के साथ बंद हुआ और ये अपने उच्चतम स्तर 62,505 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 50 अंक ऊपर चढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 18,563 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की मजबूती से 81.67 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का दिसंबर वायदा भाव 108 रुपए बढ़कर 52,652 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल पर रही। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच में घाना ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया है। दक्षिण कोरिया की ओर से चो ग्योसुंग ने 2 गोल किए, वहीं घाना की तरफ से कुदुस मोहम्मद ने 2 और मोहम्मद सेलुसु ने 1 गोल किया। इससे पहले सर्बिया और कैमरून के बीच मुकाबला 3-3 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। एक रिपोर्ट। स्थानापन्न खिलाड़ी विंसेंट अबूबकर ने 1 गोल किया और दूसरा गोल करने में मदद की, जिससे कतर से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ग्रुप जी में कैमरून ने सर्बिया को 3-3 से बराबरी पर रोक दिया। अबूबकर ने 64वें मिनट में सर्बिया के गोलकीपर को छकाकर गोल दागा। इसके 2 मिनट बाद स्ट्राइकर एरिक मैक्सिम चोपो को गोल करने में सहायता भी की। फीफा विश्व कप में ये पहला मौका है जब दोनों टीम के बढ़त बनाने के बावजूद मैच बराबरी पर समाप्त हुआ है। इस ड्रॉ से दोनों टीम को 1-1 अंक मिला है। ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच आज होने वाले मैच के विजेता टीम का नॉकआउट में जगह बनाना तय होगा। सेंट्रल डिफेंडर जीन चार्ल्स ने 29वें मिनट में गोल कर कैमरून को बढ़त दिलाई थी। आज ही ग्रुप जी में रात 9:30 बजे ब्राजील का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। ग्रुप एच में रात 12:30 बजे पुर्तगाल और उरुग्वे की टीम आमने सामने होंगी। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध छाये रहने का अनुमान है। तापमान 8 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे और मध्यम बारिश के आसार हैं। तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 14 डिग्री रहने की संभावना है। जम्मू में तापमान 9 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, अगरतला और आइजॉल में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फ्रांस ने परस्पर सैन्य सहयोग की समीक्षा की और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। मेघालय सरकार ने असम सीमा पर हुई हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव इफ्फी रंगारंग समारोह के साथ गोवा में संपन्न। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार का लक्ष्य फिल्म निर्माण के लिए समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
चीन में कोविड पाबंदियों का विरोध कई बड़े शहरों में फैला और सेंसेक्स तथा निफ्टी में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।